हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। इसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस को लिया है और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे उपयुक्त नाम है, ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि सिंधु सभ्यता के कई नाम हैं। सिंधु सभ्यता को चार अन्य नामों से जानते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता इसे कहते हैं, नगरीय सभ्यता या इसे शहरी सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, हड़प्पा सभ्यता। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान में हो गई है। और जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के तट पर है। और लोथल, ऑप्शन थर्ड, लोथल जो है वह एक बंदरगाह है। यह सिंधु सभ्यता के समय का एक बंदरगाह हुआ करता था। और अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो जैसा कि अभी हम पढ़ें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मतलब मरा हुआ टीला। मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी, और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे देखते हैं। किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया? तो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो काल है इसके बारे में बहुत ही अधिक मतभेद रहा है। कार्बन डेटिंग पद्धति होने के बावजूद बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किए गए हैं, जिसमें NCERTs में कुछ अलग है, अग्रवाल की बुक में कुछ अलग लिखा गया है। और इस तरीके से जो सर्वमान्य डाटा माना जाता है वो 2300 से 1750 BC को माना गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा टीलों की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो हड़प्पा टीलों की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया था। इन्होंने ही हड़प्पा टीलों को सबसे पहले देखा था, चार्ल्स मैसन ने, सन 1826 में। आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। ये विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, ये दोनों 1856 में रेलवे लाइन का विस्तार करते समय हड़प्पा टीले की जानकारी दी, लेकिन हड़प्पा पर कोई उत्खनन कार्य शुरुआत नहीं हुआ था। मतलब ये चार्ल्स मैसन ने भी हड़प्पा टीलों की जानकारी दी थी, लेकिन कोई उत्खनन नहीं हुआ। और विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने भी हड़प्पा टीलों के बारे में जानकारी दी, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ, कोई भी खुदाई नहीं की गई। बाद में जब जॉन मार्शल आए उसके बाद वहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट हुआ। आगे हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर जॉन मार्शल। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खुदाई हुआ था, मार्शल। और चार्ल्स मैमन कौन थे? चार्ल्स मैमन ने सन 1826 में से जो हड़प्पा टीले थे, मतलब सिंधु सभ्यता के जो टीले थे, उनको देखा था, उनकी खोज की थी सबसे पहले। और जो विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन हैं, ये भी जब रेलवे लाइन सन 1956 में रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इन्होंने भी हड़प्पा टीलों को देखा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई उत्खनन कार्य नहीं शुरू हुआ था। उत्खनन कार्य दयाराम साहनी ने करवाया था, सर चार्ल्स मार्शल की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की खुदाई जो थी वो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने करवाई थी। और जैसा कि हम बता चुके हैं, जो चार्ल्स मैसन है वो 1826 में इन्होंने टीलों को देखा था, हड़प्पा के टीलों को इन्होंने देखा था, इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई उत्खनन नहीं हुआ था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है?
तो जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो उत्तर में कश्मीर तक है, उत्तर में कश्मीर तक है, ये पश्चिम में सूत का गंडोर तक है, और ये पूर्व में मेरठ तक है अर्थात आलमगीरपुर तक है, और जो दक्षिण में है वो दैमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। यहाँ पे हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो उत्तर में चिनाब नदी के दक्षिण में जो जम्मू कश्मीर की भूमि है वहाँ पे मांडा है, मांडा अखनूर जिला, यहाँ से शुरू होके दक्षिण में ये गोदावरी नदी के दक्षिण में है दैमाबाद अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ तक इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर, और जो पूरब में इसका विस्तार है वह हिंडन नदी के दक्षिणी छोर पे जो आलमगीरपुर है मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। और पश्चिम में बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है, इसके सूत का गंडोर तक इसका विस्तार है। यहाँ पे दास्क नदी बहती है, और पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के उत्तर की तरफ कौन सी नदी बहती है। तो सिंधु सभ्यता के उत्तर की तरफ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इसके उत्तर के तरफ देखिए यहाँ पे चेनाब नदी बहती है, उत्तर के तरफ चेनाब, दक्षिण के तरफ गोदावरी, पूर्व के तरफ हिंडन, और इसके पश्चिम के तरफ दास्क नदी बहती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है जिसमें जो हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर रहे हैं वो किस नदी के किनारे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट है। इसमें देखते हैं जो हड़प्पा था ये रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ जो था वो सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी, इसको पहले दृष्टदती नदी भी कहते थे, और जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे, कैम्ब की खाड़ी अरब सागर, और सुदगा केंडोर दास्क नदी के किनारे, बालाकोट जो है वो अरब सागर, ये सोन मियानी खाड़ी के पूरब में विदार नदी के मुहान पर है, और जो कोट दीजी था ये सिंधु नदी के किनारे, और सोत काका को ये जो है ये अरब सागर सादी कौर के मुहाने पर है, और जो रंगपुर है ये मदार नदी, रंगपुर जहाँ से धान की भूसी मिली थी, और बनमाली ये प्राचीन सरस्वती के किनारे स्थित है। आगे हम देखते हैं पूरब की तरफ सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है। तो अभी हमने इसको पढ़ा है कि पूरब से पश्चिम सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1600 किलोमीटर है, और जो उत्तर दक्षिण है वो 1400 किलोमीटर है, अर्थात इसकी जो आकृति बन रही इस तरीके से ये ऐसे बन रही है, त्रिभुजाकार बन रही है इसकी आकृति। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता को इसीलिए नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से हैं। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल है और सुरकोटदा है, ये दोनों बंदरगाह सिंधु सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह रहे हैं। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का शासन मुख्यतः किसके हाथों में था। तो जो सिंधु सभ्यता का शासन था वो उस समय वणिक वर्ग के हाथों में था, उस समय धनिक या मजदूर वर्ग के हाथ में सिंधु सभ्यता का शासन नहीं था, वणिक वर्ग के हाथ में इनका शासन था। आगे देखते हैं वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। तो इसमें सिंधु सभ्यता, यहाँ से वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। वैदिक सभ्यता जो थी यहाँ पे प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे वायु की, जल की, सूर्य की, इंद्र की, मतलब वर्षा के देवता इंद्र की, इन सब की पूजा वैदिक सभ्यता में की जाती थी। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी उसमें वृक्ष पूजा और शिव पूजा की जाती थी। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संख्या दी गई है। तो इसमें जो मुख्यतः 6 नगर थे वो सिंधु सभ्यता के बड़े नगर माने गए हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुदका केंडोर या फिर कालीबंगन
और उसमें कुछ रंगपुर, चनहूदड़ो, सुरकोटदा, ये जो इतने नगर थे इनको परिपक्व अवस्था के बड़े नगर माना गया है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन से हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर देख लिए, इसको मैंने सब लाइन से लिख लिया है। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सूदकागेंडोर, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये 6 बड़े नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए। गुजरात में कई स्थल हैं जो ज़्यादातर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही खोजे गए। जैसे देखते हैं कि जो गुजरात का लोथल है और सुरकोटदा है, लोथल की खोज तो 1955 से 62 के बीच में हुई और जो सुरकोटदा है उसकी खोज सन 1964 में हुई। ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ये सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही खोजे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो जो चावल के अवशेष थे यह लोथल से मिले थे। लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह भी था। यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साबरमती और भोगवा नदी के मध्य में स्थित है। साबरमती और भोगवा नदी के मध्य में लोथल स्थित है। इसका उत्खनन कार्य सन 1954 में हुआ था और इसका उत्खनन कार्य जो करवाया था वो एस.आर. राव और रंगनाथ राव ने करवाया था इसका उत्खनन कार्य। और लोथल को ही मतलब इसको कहते हैं लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं। बाकी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो इस शब्द का अर्थ है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ है। और रंगपुर है, रंगपुर जो है इसकी खोज हुई थी सन 1953-54 में, 53-54 में, और इसकी खोज किया था रंगनाथ राव ने। और जो रंगपुर है यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के गादर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से कच्ची ईंटें, बड़ी पक्की ईंटें के दुर्ग और बाजरा के साथ है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रंगपुर है यहाँ से बाजरा के साक्ष्य मिले थे। और हड़प्पा को हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा जो था ये सबसे प्रमुख नगर माना गया है। जो हड़प्पा संस्कृति है इसी हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोथल के बारे में देख लेते हैं। तो लोथल गुजरात में स्थित है, जैसा कि अभी हम बताएं गुजरात में लोथल अहमदाबाद ज़िले में है और गुजराती भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के किनारे है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे है और यह साबरमती नदी के मतलब ये भोगवा और साबरमती दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहते हैं। यह जहाज़ों की गोदी या गोदीवाड़ा मिली थी, यहाँ पे गोदीवाड़ा मिली थी अर्थात जहाज़ों की गोदी मिली थी और यहाँ पे चावल के अवशेष भी मिले थे। अगला हम क्वेश्चंस देखते हैं। कच्ची ईंट के दुर्ग का स्रोत कहाँ से मिला था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कच्ची ईंट के जो दुर्ग के स्रोत हैं वह रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर अब पढ़ चुके हैं। रंगपुर जो है वह गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के गादर नदी के तट पे है। यह कौन से नदी के तट पे? गादर नदी के तट पर है रंगपुर। और जो सुरकोटदा है इसके खोज करता है J.P. जोशी इसके खोज करता है J.P. जोशी। और सुरकोटदा भी गुजरात राज्य में है। और जब इसको खोदा गया तो यहाँ पे दुर्ग का टीला और नगर टीला दोनों ही यहाँ पे मिले और यहाँ पे सुरकोटदा पे घोड़े की हड्डियाँ मिली हुई थी। और लोथल हम बता ही चुके हैं कि लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। आगे हम देखते हैं। इसमें रंगपुर के बारे में मैंने कुछ लिखा है। जैसे रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ धान की भूसी के ढेर के प्रमाण मिले हैं अर्थात यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के अवशेषों में ना कोई मुद्रा मिली है और ना ही कोई मातृ देवी की मूर्ति, मतलब यहाँ पे कोई मूर्ति और मुद्रा वगैरह नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ कच्ची ईंट के दुर्ग व कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। यह सिंधु संस्कृति के उत्तर अवस्था का दर्शन मिलता है। यहाँ पे सिंधु संस्कृत के उत्तर अवस्था का दर्शन मिलता है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के उत्तर अवस्था का वर्णन या दर्शन कहाँ पे मिलता है? तो यह रंगपुर में मिलता है। आगे हम देखते हैं।
मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी का हल जो है वह बनवाली से मिले हैं। मिट्टी के हल ये रहा बनवाली। तो बनवाली जो है यह सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती, ये बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है और यह वर्तमान में हिसार हरियाणा में, हरियाणा के हिसार प्रांत में है। ये हरियाणा। और बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, और कालीबंगा इसको भी, और धौलावीरा, बाकी हम सबको देख चुके हैं। इसमें सारे ऑप्शंस को देख चुके हैं। हम धौलावीरा को नहीं देखे हैं। धौलावीरा जो है, यहाँ धौलावीरा का पहले अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, और यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा से हमें इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। जुते हुए खेत अर्थात कृषि के साक्ष्य भी इसको हम मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले हम बनवाली के बारे में देखेंगे कि बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। वर्तमान के हरियाणा, जो हरियाणा में हिसार है, उस वहाँ पे बनवाली स्थित था, और यहाँ जल निकास के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कहाँ से सिंधु सभ्यता का कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से जल निकास के साक्ष्य नहीं मिले थे। तो बनवाली जहाँ जो थी वहाँ से जल निकास के साक्ष्य नहीं मिले थे। यहाँ के मकानों में अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, और यहाँ पर जौ, मिट्टी के हल, सड़कों पर बैलगाड़ी। मिट्टी का हल जो था वो बेसिकली एक खिलौना था, और सड़कों पर खड़ी मतलब बैलगाड़ी, इन सब के साक्ष्य हमें बनवाली से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, जैसे पुरोहितों के आवास, महाविद्यालय, और विशाल स्नानागार, मतलब स्नानागार, और यहाँ 16 मकानों का बैरक भी यहीं से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक कांसे की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो यहाँ का सबसे फेमस चीज़ जो प्राप्त हुई है वह हुई है मुद्रा। यहाँ एक मुद्रा प्राप्त हुई, जिस मुद्रा पे एक श्रृंगी जानवर, मतलब एक सींग वाले जानवर की आकृति बनी हुई थी। वहाँ पे एक सींग वाला जानवर बना हुआ था। आगे देखते हैं, ये एक सींग वाला जानवर है, ये मोहनजोदड़ो की मुद्रा पे प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा है, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसके उत्खननकर्ता जो थे वो राखल दास बनर्जी थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। वर्तमान में इसकी स्थिति है ये, और यहाँ पुरोहितों के आवास, विशाल स्नानागार, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, इन सब के मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगर की आकृति कैसी थी? तो जो हड़प्पा कालीन नगर था उसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। इसको हमने अभी बताया कि जो हड़प्पा कालीन नगर थे वो 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और 1400 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण तक था, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। इसकी आकृति को हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आकृति कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पे मांडा सबसे उत्तरी छोर, और सूदका गंडोर ये सबसे पश्चिमी, और यहाँ दैमाबाद है सबसे दक्षिणी, और यहाँ आलमगीर जो है वो सबसे पश्चिमी छोर है। ये हड़प्पा कालीन नगर या सिंधु कालीन सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो सिंधु सभ्यता के लोग ज़्यादा कुछ लिखते नहीं थे। ये भाव चित्रात्मक, मतलब ये चित्र बना के अपने आप को प्रदर्शित करते थे, लेकिन जो ये चित्र बनाते थे इनके दाहिने से बाएं ओर होते थे, उल्टा। अर्थात जो हम लोग इस समय बाएं से दाहिना लिखते हैं ऐसे, लेकिन इनके चित्र जो होते थे, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, ये दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो हड़प्पा के मोहरों पे सबसे अधिक अंकन मिलता है एक सींगी जानवर की चित्र, मतलब इसकी आकृति सबसे अधिक हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे उर्वरा की देवी की भी आकृति देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वह जौ और गेहूँ थी, अर्थात दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में तौला इकाई किस अनुपात में थी? तो सिंधु सभ्यता की जो तौला इकाई थी
जिससे वो लोग अपना बाट बनाए हुए थे वह 16 के अनुपात में थी। अर्थात ये 16 के गुणज में कुछ भी अगर तौलते थे 16 से गुणा करके इस तरीके से इन्होंने एक बाट बना के रखा था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पशुओं में विशेष पूजनीय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के जो पशु थे उसमें कुंवड़ वाला सांड जो था वो सबसे अधिक पूजा उसी की होती थी, और बाकी एक श्रृंगी जानवर जो था वो इनकी मुद्राओं पे देखा गया है, और जो कुंवड़ वाला सांड है ये पूजनीय पशु था, इसकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो जो सिंधु सभ्यता थी इसमें, तो ये सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों ही प्रचलित थी, लेकिन हम वैदिक सभ्यता में जब देखते हैं तो यहाँ पे वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मोहरें किससे बनी हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो सेल खड़ी से बनी हुई थी। ये धातुएं अथवा चमड़े की मोहरें इस सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, यहाँ पे सेल खड़ी से बनी मोहरें प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, बस मैंने 30 क्वेश्चंस को करा दिए हैं। इससे आपको जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एग्ज़ाम्स में इससे ज़्यादा कुछ भी ना पूछा जाने की संभावना है। बस इतना ही। थैंक यू।